हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप आप लोग भी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, अच्छी है ना? गुड गुड गुड। यार आज पॉलिटी का ना सेकंड चैप्टर है अपनी इस पॉलिटी की सीरीज़ की। तो मैं सोचा कि मैं आज सेकंड चैप्टर में प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रखूं, मतलब संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, तो ने अपन यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले ये समझो कि प्रियम्बल है क्या, मतलब प्रस्तावना है क्या। देखो, प्रस्तावना का महत्व प्रस्तावना से मतलब है कि भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श हैं उन्हें प्रस्तावना के माध्यम से संविधान में सम्माहित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के लिए राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक न्याय के साथ स्वतंत्रता के सभी रूप शामिल हैं। ठीक है, समझ रहे हो? सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया है। ठीक है, अमेरिका सबसे पहले अमेरिका ने अपनाया था, उसके बाद बहुत सारे कंट्री ने अपनाया है इसको। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? फिर प्रियम्बल संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। मतलब इससे हमारी संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को परिचय मिलता है। जैसे हम लोग का घर में होता है ना, बाबा के नाम से आप जाने जाते हो, या टाइटल आप लोग जो लगाते हो उससे भी परिचय हो जाती है। ठीक है, इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को मतलब प्रियम्बल को संविधान का परिचय कहा है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द प्रियम्बल किसने कहा था? N.A. पालकीवाला ने। अब देखो, द प्रियम्बल इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड adopted by the Constituent Assembly. It has been amended by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, which added 3 new words: socialist, secular and integrity. ठीक है, अब चलो इसमें हम लोग देखते हैं टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल, संविधान के प्रस्तावना के विषय वस्तु। पहले सबसे पहले वी द पीपुल होता है ना, हम लोग लिखते हैं तो प्रियम्बल में सबसे पहला वर्ड ही आता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, मतलब उस टाइम की आज 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। मतलब in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopted, enacted and give to ourselves this Constitution। ठीक है, इसमें सब जो होते हैं, जस्टिस हो गए, लिबर्टी हो गए, इक्वलिटी हो गए, फर्टिनिटी हो गए। जस्टिस मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग द ऑल। अब इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रियम्बल, प्रस्तावना के तत्व क्या क्या हैं? तो इसके 4 तत्व हैं। सबसे पहला हो गया सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रियम्बल कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड क्या है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज व्यवस्था वाला देश है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है, मतलब एडॉप्शन नवंबर 26 1949 एज द डेट।
अब आ जाओ कीवर्ड ऑफ द प्रियम्बल। देखो कीवर्ड में तो ये इम्पोर्टेंट है पहले, ठीक है। हाँ, ये जो 7 कीवर्ड हैं, 7-8 नहीं सॉरी 9 कीवर्ड हैं, ठीक है। जैसे सोवर्जियन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, नॉन फर्टिनिटी हो गया, सॉरी फर्टिनिटी हो गया। ये आप एकदम माउथ में रहना चाहिए जब भी प्रियम्बल पढ़ो तो, समझ रहे हो। अब आगे चलते हैं। अब फर्स्ट हो गया सोवर्जियन मतलब संप्रभुता। इसका अर्थ देखो, भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों मतलब आंतरिक अथवा बाहरी का नितारण करने के लिए स्वतंत्र है। द वर्ड सोवर्जियन इम्प्लाई दैट इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी nor a dominion of any other nation but an independent state. There is no authority above it and it is free to conduct its own affair both internal and external. Though in 1949 India declared the continuation of her full membership of the Commonwealth of nation and accept the British crown as the head of the Commonwealth, this extra constitutional declaration does not affect India's sovereignty any manner. मतलब 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी भी तरह से भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने से सीमित नहीं रखती। अब आ जाओ सेकेंड सोशलिस्ट। ये एडेड किया टर्म वाइज, मतलब सोशलिस्ट जो है टर्म एडेड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 से पहले भी भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। दूसरे शब्द में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में अवार्डी सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किए। कब हुआ था? 1955 में। टूक मेजर टू अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना आप लोग नोट भी करना कुछ कुछ पॉइंट, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि सामान्यवाद समाजवाद है। ठीक है, मतलब अपना इंडिया जो है सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट अ कम्युनिस्ट सोशलिज्म, आल्सो नोन एज स्टेट सोशलिज्म, जिसे हम राज्यश्रित समाजवाद भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म किया गया था, मतलब एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उसी 1991 में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति हालांकि भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया था। ठीक है, और भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है, मतलब ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, लीनिंग हेवनली टूवर्ड गांधीज्म सोशलिज्म। समझ रहे हो? अब आ जाओ डेमोक्रेटिक, सॉरी पहले सेकुलर है ना, धर्मनिरपेक्ष। ये शब्द 42nd अमेंडमेंट एक्ट अधिनियम 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा जोड़ा गया है। यह भी यहाँ पे है ना, जैसे कि उच्च न्यायालय ने भी 1974 में कहा था, यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया तथा
तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसीलिए संविधान में आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया है। ठीक है, 25 से लेकर 28 तक। अब आ जाओ डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह एक सेकेंड यार, यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है और अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है। पावर ऑफ द बाय द पीपुल, सुप्रीम पावर बाय द पीपुल। डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब लोकतंत्र दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य औजार हैं। ठीक है, इनिशिएटिव, रिकॉल, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट। ठीक है, दूसरी ओर अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट लोकतंत्र में लोग द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन है, मतलब पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल। समझ रहे हो? अब संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल किया गया है। द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द preamble in the broader sense, embracing not only political democracy but also social and economic democracy. This dimension was stressed by Dr. Ambedkar, his concluding speech in the Constituent Assembly on November 25, 1949. ये स्पीच भी आप लोग को थोड़ा समझा देते हैं क्या था। देखो, इनका कहना था कि सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है, इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती हो। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व को सिद्धांतों को अलग से एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना इस अर्थ में करते हैं। यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का अधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के व्यक्तित्व पहला अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। समझ रहे हो ये चीज़? इस समय सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में व्यवस्था दी कि संविधान एक समपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। भारत रिपब्लिक। ठीक है, अब आ जाओ 5th रिपब्लिक, गणतंत्र। देखो, इसको ना सिंपल वे में समझो कि राजशाही, देखो लोकतंत्र न 2 वर्ग में बांट दिया गया है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होता है, उत्तराधिकारित्व के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसे कि ब्रिटेन में है। वहीं गणतंत्र में राज प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका। इसीलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ, मतलब रिपब्लिक का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आते हैं। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, अब आ जाओ जस्टिस, मतलब न्याय। देखो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय हैं। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देश सिद्धांतों को विभिन्न उपबंध के जरिए की जाती है। मतलब
फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत। सामाजिक न्याय का अर्थ है हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार देना। ठीक है, इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार। ठीक है, SC, ST, OBC एंड वुमेन, है ना। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक इसमें यह है कि इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है और आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जा सके। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला जुला रूप अनुपाती न्याय को परिलक्षित करता है। इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। इट इन्वॉल्व द एलिमिनेशन ऑफ गैलरिंग इनइक्वालिटी इन वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। और जो पॉलिटिकल जस्टिस मतलब राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। समझ रहे हो? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 को रूसी क्रांति से लिया गया था, मतलब फ्रॉम द रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917। और जो लिबर्टी, स्वतंत्रता, देखो हर प्रियम्बल में हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुरक्षित करती है। इनके हनन के मामले में कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। अगर इसको कोई तोड़ता है प्रियम्बल में, ठीक है, तो आप जा सकते हो फंडामेंटल राइट के तहत जा सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ वायलेशन, कोई भी अगर करता है तो। जैसे कि प्रस्तावना में मतलब प्रियम्बल में कहा गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एवं मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है। समझ रहे हो ना, शर्त रहित नहीं है। और ये भी जो है ये आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से 1789 से 1799 तक में लिया गया था। अब आ जाओ इक्वलिटी, मतलब समता। The term equality means the absence of a special privilege to any section of the society and the provision of adequate opportunity for all individual without any discrimination। मतलब समाज में किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के लिए। फंद में पहला है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब आर्टिकल 14 में है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ आर्टिकल 15 में है। तीसरा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 में है। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में है। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल आर्टिकल 18 में, ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। संविधान में दो ऐसे उपबंध है जो राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। प्रथम है कि धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा आर्टिकल 325 में, तथा दूसरा है लोकसभा और विधानसभाओं के लिए बेशक मतदान का प्रावधान आर्टिकल 326 में है। ये है पहला है 325 में, दूसरा है 326 में। The DPSP Article 39 secure to man and woman equal right to an adequate means of livelihood and equal pay for equal work। महिला तथा पुरुष को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान के लिए समान वेतन को
अधिकार को सुरक्षित करता है। ये आर्टिकल 39 में है डीपीएसपी के तहत। और जो फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, देखो बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारा, मतलब फ्रेटर्निटी का जो अर्थ होता है ब्रदरहुड, है ना, ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। देखो भाईचारे का भावना को प्रोत्साहित करता है। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज में आते हैं। ये फ्रेटर्निटी याद रखना, ये चीज़, ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है 51A में। वे कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषीय, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठ सौहार्द और वापसी भाईचारों की भावना को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है। प्रियम्बल कहती है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। अखंडता शब्द को 42nd अमेंडमेंट में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। समझ रहे हो ना। अब एक संविधान सभा के प्रारूप समिति के एक सदस्य KM मुंशी के अनुसार व्यक्ति का गौरव का अर्थ है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का व्यक्तित्व पवित्र है। ये किनके द्वारा है? KM मुंशी, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ये भी आपके मौलिक कर्तव्यों में आ जाता है। ये आपका 51A में कहा गया है। अब देश की एकता और अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के आर्टिकल 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए कि राज्यों के संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इससे भारतीय संघ की बदली ना जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसे बाधाओं पर पार पाना है। मतलब इट एम्स एट ओवरकमिंग हिंड्रेंस फॉर नेशनल इंटीग्रेशन लाइक कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म, सेंसनिज्म एंड सो ऑन। वजह प्रस्तावना का महत्व, मतलब सिग्निफिकेंट ऑफ द प्रियम्बल क्या है। इसका देखो, इसका देखा जाए तो द प्रियम्बल एम्बॉडीज द बेसिस फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यू, पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस। ठीक है, जो हमारे संविधान के आधार में है। इसमें संविधान सभा की महान और आदर्श सोच उल्लिखित है। इसके अलावा यह संविधान की नींव रखने वाले के सपनों और अभिलाषाओं और परिलक्षण करती है। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संविधान सभा के अध्यक्ष सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। मतलब किसने कहा था? सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने। अकॉर्डिंग टू KM मुंशी, प्रियम्बल हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य, हॉरोस्कोप टू आवर सोवर्जन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मतलब गणराज्य का भविष्य फल है। संविधान सभा के एक अन्य सदस्य पंडित ठाकुर दास द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनके अनुसार कहा है प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का भूषण है। यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। ये एकदम याद रखना। ये पूछता है तो 69 में हो सके ये दे दे कि यह संविधान की कुंजी है। प्रियम्बल को किसने लिखा था? तो आप लोग फटाक से आंसर करना। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। अब सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजनीति शास्त्र सर अर्नेस्ट वॉकर संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते हैं। वह प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। यह प्रस्तावना के पाठ से इसे प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मतलब बुक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की शुरुआत में इसका उल्लेख किया है। किसने? सर अर्नेस्ट वाकर ने।
लास्ट हैं ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह मानते हैं कि प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा, यह हमारे संविधान की आत्मा है जिनमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीके को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तन कर सकती है। ये किसने कहा था? ये पूर्व न्यायाधीश थे, मतलब फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, हिदायतुल्लाह मान, न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। अब जो प्रियम्बल ऑफ एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे अच्छा खासा बहस हुआ था। तो पहला था बेरूवारी केस मामला में, ठीक है, 1916 में। 1916 बेरूवारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान में निहित समान प्रयोजनाओं को दर्शाता है और इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए एक कुंजी है। इसके अतिरिक्त आर्टिकल में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया। प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, मतलब प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। But in the Keswanand Bharti case 1973, the Supreme Court rejected the earlier opinion and held the preamble is a part of the Constitution. It observed that the preamble is of extreme importance and the Constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble. In the LIC of India case 1995, also the Supreme Court again held that the preamble is an इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अन्य भागों की तरह ही संविधान सभा ने प्रस्तावना को भी बनाए, परंतु तब जब अन्य भाग पहले से ही बनाए जा चुके थे। प्रस्तावना को मतलब प्रियम्बल को अंत में शामिल किए जाने का कारण यह था कि इसे सभा द्वारा स्वीकार किया गया। जब प्रियम्बल पर मत व्यक्त किया जाने लगा तो संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, प्रश्न यह है कि प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल संविधान के भाग है। इस प्रस्ताव को तब स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय में तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्तमान मत दिए जाने के बाद कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह संविधान के जनकों के मत से समानता रखता है। The question is that preamble stand part of the constitution. The motion was then adopted. Hence, the current opinion held by the Supreme Court that the preamble is a part of the constitution is in consonance with the opinion of the founding father of the constitution. इसमें दो उल्लेखनीय है। पहला है, the preamble is neither a source of power to legislature nor a prohibition upon the पावर ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब प्रस्तावना न तो विधायिकी की शक्ति का स्रोत है, न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। दूसरा क्या है, इट इज़ नॉट अ जस्टिसेबल, दैट इज इट प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल, ये दोनों आप लोग एकदम रट लेना। प्रस्तावना में संशोधन की संभावना है। अब आर्टिकल 368 तहत संशोधन किया जा सकता है इसको, ठीक है, मतलब धारा अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अरोज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्टोरिक केस ऑफ केशवानंद भारती केस 1973 में उठा था। यह विचार सामने आया है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान का भाग नहीं है। याचिकाकर्ता ने कहा कि आर्टिकल 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व व मूल विशेषताओं जो कि प्रस्तावना में उल्लेखित है को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। ये कब हुआ था? केशवानंद भारती केस में हुआ था, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हाउएवर held that the preamble is a part of the constitution. The court stated that the opinion tendered by it in the Perubari Union 1960 in the regard was wrong and held that the preamble can be
amended subject to the condition that not amendment is done to the basic feature। मतलब हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, न्यायालय ने अपना यह मत बेरुबारी संघ 1960 के तहत दिया और कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन नहीं किया जाए। दूसरे शब्दों में न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को आर्टिकल 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। किसके तहत? कैन नॉट बी प्रीएम्बल कैन नॉट बी अल्टर बाय एन अमेंडमेंट आर्टिकल 368। And the last, the preamble has been amended only once so far in 1976 by the 42nd Constitutional Amendment Act, which had added 3 new words, socialist, secular and integrity, to the preamble. This amendment was held to be valid. अब तक की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संशोधित किया गया है। इसके जरिए इनमें 3 नए शब्दों जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। इस संशोधन को वैध ठहराया गया। इसी के तहत आपका प्रीएम्बल खत्म होता है ना। और नेक्स्ट जो है ना, हम लोग बजट पे कल मैं वीडियो देता हूँ आप लोग को। बिहार बजट पे खास करके फोकस रहेगा मेरा, और यूनियन भी। और यार आप लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए यार वीडियो बनाने का, है ना। चलो फिर आप लोग पढ़ाई करो फिर। थैंक यू।